नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, वर्ष 2024 की है। राज्य है राजस्थान और जिला है जयपुर। जयपुर जिले के ग्रामीण थाने में 1 जनवरी 2024 की रात एक नाबालिग लड़की गायब हो गई, अचानक लापता हो गई। लड़की के घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, चूँकि वो पढ़ती थी उसके दोस्तों के यहाँ, जहाँ वो जाती थी उनके यहाँ, रिश्तेदारियों में, सब जगह ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो अगले दिन यानी 2 जनवरी 2024 को रिश्तेदार और घर वाले मिलकर थाने पर पहुँचे। थाने पर उन्होंने बच्ची की गुमशुदगी लिखवाई। जब कोई पता नहीं लगा तो गुमशुदगी लिखवाई और फिर पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की। देखिए, आज मैं चूंकि पीड़िता इसमें नाबालिग है, इसलिए उसका नाम, उसके घर वालों का नाम, उसके गांव का नाम, उसके थाने का नाम, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं कि नाबालिग पीड़िता का की पहचान उजागर करने का कोई भी सुराग कहीं भी न दिया जाए, लिहाजा मैं ये कोई नाम आपके सामने आज नहीं ले सकता क्योंकि पीड़िता नाबालिग है। तो बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया और घर वालों ने बताया कि साहब उनकी जानकारी में कुछ नहीं था, लेकिन जब वो स्कूल और अपने पास आस पड़ोस में बच्ची की जानकारी करने के लिए गए तो उन्हें पता लगा कि किसी प्राइवेट स्कूल का साइंस का एक टीचर यहाँ बहुत चक्कर लगाया करता था। उस लड़की को स्कूल से ले आना, स्कूल छोड़ना और घर के आसपास भी चक्कर लगाते हुए आसपास के लोगों ने, मोहल्ले पड़ोसियों ने उसको देखा था। लोगों को उसका नाम और उसका पता भी, उसकी भी जानकारी थी, लिहाजा घर वालों ने पुलिस के सामने वो नाम और जानकारी दोनों ही साझा की। 2-3 दिन तक जब वो नहीं मिली तो फिर लोगों ने ये पक्का शक, घर वालों ने ये पक्का शक जताया। इस बीच में और जानकारी सब जगह से करने के बाद उनको उनके लिए ये प्रमाणित हो गया कि ये लड़की हो न हो उसी टीचर के साथ चली गई है, यानी उसका अपहरण किया गया है। पुलिस वालों ने उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया और उसको उसी में बदल दिया। खैर, सीनियर अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी गई क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। आरोपी जिसका लोगों ने नाम पता बताया था, जिसके नामजद रिपोर्ट अपहरण की, बच्ची के अपहरण की लिखाई गई थी, उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया। पुलिस की टीमें कुछ आरोपी के भाग कर छिपने वाले संभावित स्थानों पर रेड के लिए भेजी गई। सबसे पहले पुलिस ने उस आरोपी के घर पर दबिश दी, उसके यहाँ रेड की, घेरा, ढूंढा, लेकिन वहाँ पर भी उसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं लगी। आरोपी के परिवार ने घटना को लेकर कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं दी। आरोपी के मोबाइल और पीड़िता के मोबाइल से भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी क्योंकि इन दोनों ने उस समय जब ये लड़की गायब हुई थी, दोनों के मोबाइल तब से लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस की परेशानी बढ़ गई थी। देखिए, उसका कारण ये है, ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि फिर बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और फिर वो पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। जब किसी नाबालिग बच्ची, बहुत छोटे बच्चे या बच्ची के साथ कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो लोग उसे अपने बच्चों के साथ जोड़ कर देखने लगते हैं और तभी ये आक्रोश सड़कों पर आ जाता है, जन आंदोलन की तरह हो जाता है। पुलिस को बहुत ही विरोध झेलना पड़ता है, प्रशासन को बहुत विरोध झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से पुलिस ने इसमें थोड़ी तेज़ी दिखाई, कई टीमें बनाई गईं, संभावित ठिकानों पर दबिश ही नहीं दी गई, एक एक आदमी से पूछताछ की गई। ये वो लोग थे जो आरोपी युवक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इनसे भी पुलिस टीम को कोई लीड नहीं मिली, कहीं आगे बढ़ने की
जरा सी भी गुंजाइश नहीं मिली। हर घंटे टीम से अधिकारी लगातार बात करते रहे, अपडेट लेते रहे, लेकिन किसी के पास कोई सूचना ऐसी नहीं थी जिससे इस विवेचना में आगे बढ़ा जा सके। टोल नाके, हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाले वाहनों से भी कोई अपडेट नहीं मिली। जितने टोल नाके हैं उसमें गाड़ी के पास होने पर कैमरे पर उस गाड़ी की फ़ोटो और कभी कभी उसमें बैठे लोगों की फ़ोटो भी आ जाती है, उससे अंदाज लगता है, लेकिन इससे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आरोपी युवक और नाबालिग छात्रा के बारे में स्कूल प्रशासन, स्टाफ, बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स से भी अलग अलग बात की गई। इसी बीच पुलिस को एक जानकारी मिली कि आरोपी हरियाणा में कहीं पर देखा गया है, हरियाणा की तरफ कहीं गया है। ये सूचना थी पुलिस को उसके जानने वालों से मिली थी। एक टीम हरियाणा को भेज दी गई। 5-6 दिन तक पुलिस वहाँ पर डेरा डाले रही, लेकिन चूंकि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो गिरफ्त में नहीं आया, वो पकड़ा नहीं गया या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सर्विलांस की टीम इस पर अपना काम लगातार कर रही थी। तभी जब हरियाणा गई हुई टीम को लगभग वापस आने का आदेश दे दिया गया था, तभी एक एसएमएस ऐसा आया जिससे उसकी सेल आईडी का पता लग गया। जैसे जब उसने अपने नंबर बदल दिए थे, अपना मोबाइल फ़ोन भी कहीं छोड़ दिया था, नया फ़ोन नंबर लिया, नया मोबाइल सेट लिया, जो तरीका है, जो वो इसका मतलब उसे जानकारी थी, अच्छी जानकारी थी कि पुलिस इसी से ट्रैक करेगी। बहरहाल सीडीआर से जिन नंबरों पे ज़्यादातर बात होती रही है, उनको लगाकर ये ढूंढ लिया गया कि नया मोबाइल नंबर क्या है या क्या हो सकता है। उसको भी सर्विलांस पर लगाया गया, लेकिन 90% समय में दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ रहते थे। पुलिस उन पर एसएमएस भेज देती थी कि अगर 1 सेकंड के लिए भी खुला तो एसएमएस डिलीवर होगा, और जिस सेल आईडी पे वो डिलीवर होगा उस सेल आईडी पर उस फ़ोन की लोकेशन होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। तमाम जो विज्ञापन के, सर्विस के मैसेज होते हैं, वो बना बना के पुलिस की जो साइबर सेल है वो भेजती रही, और जैसे ही 1 मिनट के लिए फ़ोन खुला, धड़ धड़ करके सारे मैसेज डिलीवर हो गए और तुरंत ही उसकी लोकेशन आई कि वो सिरसा के किसी स्थान पर लोकेटेड है। खैर पुलिस की जो टीम वापस आ रही थी उसको सिरसा की तरफ डाइवर्ट कर दिया। मौके पर वो जहाँ की सेल आईडी आई थी वहाँ पुलिस की टीम पहुँच गई, एक्टिव हो गई। हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर तक हर व्हीकल पे नज़र रखी गई। उसकी व्हीकल का भी पुलिस को पता लग गया था उसके घर से कि उसके पास कौन सा वाहन है, किस वाहन से वो चलता है और उसका नंबर क्या है। खैर ऐसे वाहन के चक्कर में पुलिस 5 किलोमीटर के दायरे में नज़र रख रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी की कार मिल गई। पुलिस ने कार को रुकवाया और नाबालिग को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को डिटेन कर लिया गया। आरोपी के एक साथी भी इन्हीं दोनों के साथ था, उसे भी डिटेन कर लिया गया। जांच टीम ने आरोपी से पूछताछ की तो पता लगा कि नाबालिग से पिछले 1 साल से वो निरंतर संपर्क में था। करीब 1 साल पहले आरोपी नाबालिग के घर घुस गया था, जब नाबालिग ने शायद फ़ोन करके ये बताया था कि आज उसके माँ बाप और परिवार का कोई भी आदमी घर पर नहीं है। वो टीचर चला गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स भी बना ली। खैर लड़की ने बाद में इस पर एतराज़ किया। तब उस टीचर ने कहा कि ये फ़ोटो और वीडियो वायरल हो जाएगी अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी। तो बच्ची जो है वो फ़ोटो के वायरल होने और बार बार मिल रही धमकी से बहुत परेशान हो गई, बहुत डर गई, जिसके कारण वो आरोपी का विरोध नहीं कर पाई। पुलिस ने आरोपी को पकड़े जाने के 1 दिन में ही दोनों का मेडिकल कराया, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। आरोपी के मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो और फोटो की एफएसएल से जांच कराई गई और जांच में ये पुष्टि हो गई कि ये इसी फ़ोन से लिए गए अश्लील वीडियो हैं और
तमाम मैसेजेस हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी एक बड़ा आधार बना। दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले को जयपुर रेंज पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम में शामिल करके उसकी विशेष निगरानी यानी विशेष पैरवी शुरू कर दी। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किश्नावत ने न्यायालय में 16 गवाहों के बयान, 68 डॉक्यूमेंट और 12 एविडेंस प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोप साबित हुए। पुलिस ने पीड़िता का 161 और 164 164 को कलम 164 सीआरपीसी की बात की जा रही है, 161 सीआरपीसी की बात की जा रही है। 161 का वो बयान जो पुलिस के सामने दिया जाता है उसको 161 सीआरपीसी का बयान कहते हैं, और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में लिया जाता है, और लड़की का बयान लड़की यानी महिला मजिस्ट्रेट ही लेती है, ये भी मैंडेटरी है। तो ये दोनों बयान भी पुलिस ने बच्ची के करा दिए, और इसके आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में आरोप पत्र किया गया, आरोप पत्र सबमिट किया गया अदालत में। ट्रायल हुआ और फिर ट्रायल के बाद दोनों को 20-20 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई। अलग अलग आरोप में अलग अलग सजाएं दी गईं। मुख्य आरोपी पर 5 वर्ष कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना। धारा 366 यानी किडनैपिंग के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना। पॉस्को एक्ट के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। और धारा 3/4(2) पॉस्को में 20 वर्ष का कठोर यानी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ बलात्कार करने की घटना, एक तो उसको अपहरण करने की, उसमें इसको 20 वर्ष का कारावास हुआ, 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ, और उसके साथ दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अदालत ने लगाया था। वहीं आरोपी के दोस्त जो उसका सहयोगी था और जिसने ये सब कुछ करने में, उसको भगाने में, उसे ले आने में, ले जाने में, छिपाने में उसकी जो मदद की थी, उसको भी उन्हीं आरोपों में सज़ा दी गई। उसे 363 120B साजिश होता है। किसी अपराध की साजिश, तो अपराध में जो धारा लगती है उसके साथ 120B भी लगाई जाती है आईपीसी की। तो उसमें 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना। 366 120B यानी अपहरण में सहायता करने का, साजिश करने का, उसमें भी 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना। और पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। खैर, प्रभावी पैरवी हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चला और जल्दी ही 3-4 साल में अभियुक्तों को सज़ा दे दी गई। आज की घटना देखिए, आरोपी टीचर 1 साल से नाबालिग लड़की के चक्कर लगा रहा था, घर पर भी और स्कूल में भी। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि स्कूल में किसी को भी इसकी जानकारी न रही हो। कारण उसका ये है, ये जानकारी पेरेंट्स तक क्यों नहीं पहुंची कि शायद पेरेंट्स स्कूल में जाकर पेरेंट टीचर मीटिंग कभी अटेंड न किए हों। अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग अपने बच्चों के महीने में 1 बार होती है, पीटी कहते हैं, वो अगर अटेंड करते हैं तो सभी टीचरों से आपको मुलाकात करनी होती है, बच्चे की प्रोग्रेस जाननी होती है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है ये जानना होता है, क्लास में उसका डिसिप्लिन कैसा है ये टीचर बता देती हैं, पढ़ने में मन लगता है नहीं लगता है, आगे बैठता है पीछे बैठता है, सो जाता है, इस तरह की जानकारी बच्चे के बारे में टीचर्स बता दिया करती हैं, ताकि पेरेंट्स इस दिशा में थोड़ी और मेहनत करें, ताकि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन, पढ़ने का जज्बा, मेहनत, ये सब डेवलप किया जा सके। लेकिन अगर बच्ची के माँ बाप कभी भी, किसी बच्चे के माँ बाप अगर पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं तो उन्हें इन सब बातों से बेजार रहना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो बच्चों के, किसी भी बच्चे के 2-4 बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो टीचर बता देती हैं
कि भाई इन लोगों का ग्रुप है, या इसके साथ ये टिफ़िन शेयर करता है, करती है या करता है, या ये खाना ले ही नहीं आता है, केवल दूसरों के टिफ़िन से खाता है। इस तरह की जो छोटी छोटी, बहुत छोटी, जो जिसको वो कहते हैं कि बच्चों की एक स्वाभाविक जो जिसको कहते हैं आदतें होती हैं, तो उनके बारे में भी टीचर बताया करते हैं। लेकिन जब वो कभी उन लोगों ने न तो उनके उस बच्चे के साथ उसके दोस्तों से, नज़दीकी दोस्तों से न कभी पूछा, और कभी कभी पेरेंट्स थोड़ा सा एक कदम आगे जाके, जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो उसके साथ के बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, और एग्ज़ाम के बारे में मान लिया बच्चे को कोई गलत इन्फॉर्मेशन है या उसे पता नहीं है या स्कूल डायरी में लिखा नहीं है, तो पूछ लेते हैं कि ये कब सोशियोलॉजी का पेपर कब है, क्लास में जो मंथली टेस्ट होता है, तो पता लग जाता है कि सब फला तारीख को है। जिस दिन कॉपी मिलती है, नंबर कम आते हैं, तो बच्चे उसको पेरेंट्स को बताना पसंद नहीं करते हैं, ये अभी हमारी कॉपी नहीं मिली है, परसों मिलेगी। तो वो पेरेंट्स जिनके पास बच्चे के दोस्तों के पेरेंट्स का नंबर होता है, वो उनको फ़ोन मिलाकर ये जानकारी कर लेते हैं, तो वो बता देते हैं कि हाँ आ गया है, कॉपी आ गई है, इसके इतने नंबर हैं। फिर बच्चे के स्कूल जाते हैं ऐसे पेरेंट्स, तो पता लगता है कॉपी मिल गई है, इसके कम नंबर आए हैं या फेल हो गया है। तो जब बच्चे को ये पता है कि हमारी इस तरह की हरकतों को क्रॉस चेक किया जा सकता है, मेरे माँ बाप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, उनको सही बात का पता लग जाएगा, तो फिर वो माँ बाप से इस तरह की चीज़ें नहीं छिपाते हैं, फिर वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं और माँ बाप भी सतर्क रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे ही नहीं, टीचर से बात नहीं करेंगे, बच्चे के दोस्तों से बात नहीं करेंगे, बच्चे के दोस्तों के पेरेंट्स भी साथ में आते हैं, उनसे आप बात नहीं करेंगे, तो आप स्कूल की एक्टिविटी से बिल्कुल दूर रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या है। अब आप सोचिए कि पेरेंट्स की नामौजूदगी में वो टीचर इनके घर में आ गया, बच्ची के घर में आ गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो बना ली, लेकिन किसी को पता नहीं लगा, न किसी ने जानने की कोशिश की। ये तभी संभव है जबकि बच्ची के घर वालों को या तो बच्ची की कभी सुधि नहीं ली उन्होंने, या फिर बच्ची के बारे में वो ओवर कॉन्फिडेंट रहे होंगे। बच्ची के गायब होने के बाद, देखिए जब तक वो गायब नहीं हुई थी, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कितने नंबर आए हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही गायब हुई और स्कूल में पता करने गए या पड़ोस में पता करने गए, एक एक आदमी ने बता दिया कि एक फ़लाँ आदमी है जो टीचर है, फ़लाँ स्कूल में है, साइंस का टीचर है, उसका ये नाम है, वो फ़लाँ जगह रहता है, वो दिन में कितने कितने चक्कर लगाता है यहाँ, कभी ले आता है स्कूल छोड़ जाता है, कभी उसको ले जाता है घर के लिए। लेकिन उनको सबको ये अंदाज़ा था कि शायद बच्ची के घर वाले इस बात को जानते हैं, यानी 2 घंटे में ही क्या हुआ होगा इसकी जानकारी पेरेंट्स को हो गई जब उन्होंने संपर्क किया, जब उन्होंने स्कूल से संपर्क किया, पड़ोसियों से संपर्क किया, तो सारी जानकारी उनको हो गई। पड़ोसियों ने भी वही नाम बताया। इसका मतलब सबकी नज़रों में था, सिर्फ पेरेंट्स की नज़रों में ये बात नहीं थी। बस लड़की के घर वालों को नहीं पता था, बाकी सारी दुनिया को पता था, और इसीलिए 2 घंटे में नाम पता सब कुछ पता लग गया कि किसकी हरकत ये हो सकती है। और तभी घर वालों ने नामजद रिपोर्ट कराई। ऐसा नहीं लिखा कि मुझे नहीं पता साहब वो कहाँ चली गई, फलां के साथ या फलां ने उसका अपहरण कर लिया है, ये ऐसी रिपोर्ट उन्होंने लिखाई गई। अब अगर देखा जाए तो यहाँ सारी गलती अभिभावकों की है, जिन्होंने अपनी ही बेटी की कोई खोज खबर नहीं ली, कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया, वो क्या पढ़ रही है, किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है, टीचर से कभी बात नहीं की, कैसा उसका रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट में क्या सुधार की आवश्यकता है, क्लास में उसकी एक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए अभिभावकों को ये सामाजिक बदनामी का दंश झेलना पड़ा। जिसने ये किया उसको तो न्यायपालिका ने ही दंड दे दिया, अदालत ने दंड दे दिया, 20 साल तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन एक सामाजिक कलंक, एक सामाजिक दंश
इन अभिभावकों को सारी ज़िंदगी झेलना होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।